जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले क्लास 10th के साइंस के वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आज का सवाल आएगा साइंस से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे आज का पहला सवाल देखिएगा। आज का पहला सवाल बोला ना कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है या बनाता है, कौन दर्पण बनाता है। तो देखिए, वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब सभी बनाता है। समतल भी बनाता है, समतल तो हमेशा बनेगा और उत्तल हमेशा बनेगा, लेकिन अवतल भी बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। बनाएगा समतल हमेशा और उत्तल भी बनाएगा, और उत्तल तो छोटा बनाएगा और ये बराबर बनाएगा, लेकिन ये बड़ा बना जाएगा। जब जब ये आभासी बनाएगा तो बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी तो बना सकता है ना, इस सभी काम कर सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। यहाँ पे आपको पेशीय तो जानते हैं, लेकिन डायफ्राम आपको सिर्फ डराने के लिए दिया है। ठीक है, डायफ्राम, तो डायफ्राम को क्या कहलाते हैं, तो परितारिका ना बोलते हैं। आपको पुतली का साइज को यही नियंत्रित करता है, परितारिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा। बोल रहा है ना कि ऊर्जा को सभी रूप में, अरे यार, बोल रहा है ना कि ऊर्जा को, ठीक है, ऊर्जा को सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना गया है। अब देखिए, ऊर्जा को अब अनंत किसे कर सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पे लोग मानेंगे परमाणु, लेकिन यहाँ पे परमाणु गलत हो जाएगा। यहाँ पे सूर्य को माना गया। ठीक है, क्योंकि सूर्य हम लोग के पास पे मतलब कि बहुत कम आता है वहाँ से, सूर्य पर से ऊर्जा हम लोग के पास बहुत कम होता है। सूर्य के पास बहुत ऊर्जा है। ठीक है, मतलब ये कहना नहीं सकते उतना ऊर्जा। तो यहाँ पे ऊर्जा को मतलब कि अनंत स्रोत माना गया है यहाँ पे सूर्य को। ठीक है, ऊर्जा का कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। अब जब आप नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना है, यानी कि नाभिक से आप ऊर्जा प्राप्त करना है, तो इसके लिए यूरेनियम चाहिए। ठीक है, और यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है, और परमाणु भार 234 या तो 235 दोनों होता है। ठीक है, इसका समस्थानिक चलता है। तो यूरेनियम 292 या तो 200, यूरेनियम 234 92 234 या तो 92 235। तो अगला सवाल देखिएगा। बोला कि प्रकाश तरंग है, तो प्रकाश तरंग कैसा है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, नहीं तो चुम्बकीय तरंग मारिएगा, नहीं तो विद्युतीय तरंग मारिएगा, दोनों है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, अब अगला देखिएगा कि विद्युत निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है। तो बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaCO, मतलब CaOH का डुहाल्टोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मतलब कि 22 का बी। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा 23 है। ये काफ़ी आसान सवाल है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। आसान नहीं है, आप लोग आसान बना चुके हैं बार बार याद करके। ठीक है, हालांकि सूत्र आसान नहीं है, लेकिन आप लोग इतना याद है कि C12H22O11। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र था। अब अगला सवाल देखिएगा 24 नंबर। बहुत भी है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये पूछता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज काम करता है तो धारा के उष्मीय सिद्धांत पर। ठीक है, धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन देता है, बहुत बार मतलब कि हर बार दे ही देता है, लगभग बार, एक बार छोड़ करके। ठीक है, तो शायद मतलब कि आपकी घड़ी मिल जाए। धारा के विद्युत चुम्बकीय मतलब धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर। बोला यदि किसी लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में मतलब कि गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। देखिए, अगर आप धारावाही यहाँ पे चालक है और उसके पास आप नरम लोहा रख रहे हैं, तो ये विद्युत चुम्बक बन जाएगा। क्योंकि विद्युत चुम्बक में रहता क्या है, नरम लोहा रहता है और उसमें करंट रहता है, तो विद्युत चुम्बक बन जाता है। तो वही तो बोल रहा है कि नरम लोहा, मतलब नॉर्मल लोहा नहीं बोल रहा है, इस विशेष प्रकार का लोहा कि धारावाहिक कुंडली के गर्भ में मतलब कि गर्भ में रख दिया जाए, उसके पास रख दिया जाए, मतलब गर्भ मतलब समझ आप दोनों पट्टी के बीच में रख दिया जाए, तो क्या बनेगा, तो इस विद्युतीय चुम्बक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ समान चुम्बक नहीं मारिएगा, क्योंकि समान चुम्बक बिना विद्युत का भी काम करता है। अगला देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोचना है आपको, तो सोच सकते हैं। बोला कि विद्युत बलाय में, तो देखिए मतलब कि आज 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा उधर चल गए थे, कुछ काम था। तो देखिएगा, बोला कि विद्युत बलाय का उपयोग विभक्त बलाय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है।
अब देखिए विभक्त वलय का मतलब क्या होता है, जो हम लोग के पास मोटर होता है क्या उसमें एक लोरिया गोल रहता है, नहीं उसमें देखिएगा तो मोटर ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे रहेगा और फिर यहाँ पे छूट के फिर ऐसे रहेगा, मतलब 3 वो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 3D में दिखा नहीं सकते, यहाँ पे 3D में ना दिखा सकते थे, यहाँ पे 2D है। कहने का मतलब होता है कि गैप कर करके होता है, ठीक है। एक मोटर ऐसे मान लीजिए है, इसमें एक अर्थ मतलब होता है रड होता है, तीनों को मतलब कि यहाँ पे एक भी रहेगा शॉर्ट, मतलब 3 जगह विभक्त रहता है, ठीक है। तो बोला विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में होता है, तो विद्युत मोटर में होगा, ठीक है। अब विभक्त नहीं बोलेगा तो विद्युत जनित्र में, इसमें एक लोरिया रहता है। जनित्र का मतलब होता है डायनेमो, ठीक है, विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत निर्माण करता है। तो विभक्त वाला में क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर हो जाएगा। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बोला विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रा क्या है, तो देखिए विद्युत हम लोग क्या इसे क्या चीज़ में मापते हैं विद्युत ऊर्जा, ऐसे तो बोलिएगा कि हम लोग मापते हैं किलोवाट घंटा में, लेकिन यहाँ पे बोला कि व्यावहारिक मात्रा जो हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे यूनिट हो जाएगा। आपके पास भी बिजली बिल आता होगा तो बोलता होगा कि क्या यूनिट उठा जी, आप पूछते होंगे तो बताता होगा कि 12 यूनिट 15 यूनिट जो भी उठता होगा वो बताता होगा, तो यहाँ पे यूनिट हो जाएगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रा यूनिट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। अति भारण मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भार हो गया, भारण मतलब भार, तो बहुत ज़्यादा उस पर लोड पड़ गया तो क्या होगा, अब कोई भी तार पर कैसे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, उसमें जब ज़्यादा करंट चल जाता ना तो उसमें विद्युत बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, बोला कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक मतलब उपयुक्त है। सर्वाधिक मतलब होता है कि ज़्यादा लाभ देगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्यों, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश को मतलब कि चारों पट्टी से प्रकाश को एक बिंदु पे ले आता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। अब इससे सौर कुकर के उपयोग से खाना भी लोग बनाते हैं, हम लोग के पास तो नहीं लेकिन शहर में लोग इसका यूज करते हैं। अगला देखिएगा कि बोला मतलब इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर कितना के बराबर होता है, तो 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर का होता है, ठीक है। यहाँ पे मात्र एक मतलब मात्रा की जगह पे कुछ भी रह सकता है। माइक्रो में बोलेगा तो 10 के पावर माइनस 6 होगा ही भाई, 10 के पावर माइनस 6, ठीक है। नैनो में 10 के पावर माइनस 9, तो बोलेगा कि एक ये मान लीजिए माइक्रो नहीं, माइक्रो यहाँ पे है तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। अगला देखिए कि पानी से भरी बाल्टी को गहराई कम मालूम पड़ता है, तो किसके कारण होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश का मतलब प्रकाश का अपवर्तित होना, ठीक है। प्रकाश का क्या होना, अपवर्तित। अब जब प्रकाश अपवर्तित होगा तब वही तो अपवर्तन की घटना घटेगा ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, बोल रहा है ना कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, मतलब कि खराब जल को या गंदा जल को बढ़िया बनाने के लिए, मृदु बनाने के लिए किस यौगिक का निर्माण करते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा Na2CO3 का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसको आप याद भी कर सकते हैं, इसको शायद सोडा एस इसको बोलते हैं, ठीक है। सोडा एस का सूत्र है Na2CO3, तो सोडा एस का उपयोग करते हैं। अब अगला सवाल देखिएगा, बोला कि कार्बन के अपरूप के अलावा 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का नाम बताइए। तो कार्बन के 2 अपरूप तो जानते हैं, पहला हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है, लेकिन तीसरा का नाम पूछा तो तीसरा का नाम है फ्लोरीन कार्बन है, ठीक है। फ्लोरीन कार्बन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।